Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So from today we will continue our polity series, 15-day polity series, जिसमें आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड द सेकंड टॉपिक इज सिटीजनशिप. आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसमें 4 आर्टिकल्स आपको याद करने हैं. चारों आर्टिकल्स आपको अच्छे से रट लेने हैं, वो अभी क्लास के एंड तक आपको मैं रटवा दूंगी. सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से, विच सेज दैट इंडिया दैट इज भारत इज एन यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट. ओके, इंडिया जो भारत है हमारा, वो सभी स्टेट से मिलकर एक भारत बना है, ना कि अलग अलग फेडरेशन ऑफ स्टेट से बना है. ठीक है. सो ये जो दोनों टर्म्स हैं, यूनियन ऑफ स्टेट और टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ क्या डिफरेंस है. यूनियन ऑफ इंडिया जो है एक स्मॉलर टर्म है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेट्स इंक्लूड होते हैं. लेकिन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये एक ब्रॉडर टर्म है, जिसमें हमारे स्टेट भी आ जाते हैं, यूटीज भी आ जाते हैं. टेरिटरी एक्वायर्ड बाय इंडिया, मतलब कि जो भी टेरिटरी इंडिया एक्वायर करता है या फिर फ्यूचर में करेगा, वो सब टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाते हैं. दैट्स वाई यूनियन ऑफ इंडिया इज स्मॉलर टर्म देन टेरिटरी ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 2 देख लेते हैं हम. होप आपका आर्टिकल 1 समझ आ गया होगा. आर्टिकल 2 परमिट्स पार्लियामेंट टू ऐड न्यू स्टेट. ठीक है. आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को परमिशन देता है कि आप नए स्टेट ऐड कर सकते हो. उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट या फिर नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट. मान लीजिए 2 स्टेट्स हैं, आपको इनको मिलाकर एक बनाना है, या फिर एक है इनको तोड़कर 2 बनाना है, 2 स्टेट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये सब हो सकता है. अगर नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट है, बिल्कुल न्यू स्टेट आपको इंडिया में लेना है, तो वो भी आप इस आर्टिकल के अंदर कर सकते हो, आर्टिकल 2 के अंदर. ठीक है. आर्टिकल 3 says that parliament can change existing state. पार्लियामेंट कैन चेंज मतलब पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकता है एरिया को, डिक्रीज कर सकता है एरिया को, स्टेट के ऑल्टर कर सकता है बाउंड्री को किसी भी स्टेट की, या फिर किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है. लेकिन कैसे? इसके लिए सबसे पहली जो नीड है हमारी, वो है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन. सबसे पहले पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए. ओके. उसके बाद जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जिस स्टेट में आप चेंज करने वाले हो, उसकी रिकमेंडेशन लेंगे. मान लीजिए स्टेट ने मना कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट उस बिल को आगे बढ़ा सकते हैं और उस चेंज के लिए रिकमेंड कर सकते हैं. इसमें जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर की जो रिकमेंडेशन है, वो एक लॉलीपॉप की तरह है. मानी नहीं जाए ना मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. स्टेट को ये लॉलीपॉप दी हुई है. नेक्स्ट थिंग है, इसके बाद प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी. आप स्टेट का नेम चेंज करो, बाउंड्री चेंज करो, इंक्रीज़ करो एरिया को, डिक्रीज़ करो, कुछ भी कर सकते हो. इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 4, which says that article laws made under article 2 and 3 are not to be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368. मतलब आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी हमने चेंजेस किए हैं, वो एक सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएंगे. उसके लिए हमको स्पेशल मेजॉरिटी या स्टेट रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है. सो ये 368 के अंदर नहीं आएगा. ओके. नाउ मैं एक आपको कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, ये चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि बॉर्डर डिस्प्यूट क्या होता है और सी टेरिटरी क्या होता है. बॉर्डर डिस्प्यूट जब होते हैं, उसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से काम चल जाता है. ठीक है. लेकिन जो सी टेरिटरी होती है ना, इसका मतलब क्या होता है सी टेरिटरी का? आप अपनी कोई एक टेरिटरी किसी देश को दे रहे हो, है ना, तो आपकी कंट्री का तो एक हिस्सा कम हो रहा है, आप उसको दे रहे हो. तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम बांग्लादेश को. बांग्लादेश को जब हमने टेरिटरीज दी थी, तो उसके लिए हमको 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 करना पड़ा था. उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट हुई थी, मतलब आर्टिकल 368 की. ठीक है. उस आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015. तब हमने बांग्लादेश को कुछ टेरिटरीज अपनी दी थी और कुछ उनसे ली थी. गॉट इट? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है. एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ. आर्टिकल 1 में सिर्फ हमको ये बताया हुआ यूनियन ऑफ स्टेट क्या है, और यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा इंडिया, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है. मैंने इसमें दोनों में डिफरेंस बता दिया. यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है. टेरिटरी ऑफ इंडिया बिगर टर्म है देन यूनियन ऑफ इंडिया. सेकंड आर्टिकल हमारा कहता है कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट को ऐड कर सकते हो या फिर नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट को ऐड कर सकते हो, पार्लियामेंट मतलब. और पार्लियामेंट आर्टिकल 3 ये बोलता है पार्लियामेंट कैन चेंज एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि उनका एरिया बढ़ा घटा सकते हो, उनकी बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हो, या फिर उनका नेम चेंज कर सकते हो. लेकिन ये सब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से होगा. गॉट इट? आर्टिकल 4 मैंने बता दिया. आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर जो भी आपने चेंजेस किए हैं, वो अमेंडमेंट में नहीं आते हैं, आर्टिकल 368 में नहीं आते हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगे. उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की नीड नहीं है. उसके बाद मैंने आपको बताया बॉर्डर डिस्प्यूट और सी डिस्प्यूट में, सी टेरिटरी में क्या डिफरेंस होता है. बॉर्डर डिस्प्यूट का मतलब है कि आप इसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से काम चल जाएगा, लेकिन सी टेरिटरी के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी. ओके. इसके बाद मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं हर इंपॉर्टेंट कमिटीज़ या इंपॉर्टेंट केस ऐड कर दिया करूँगी, तो इसमें इंपॉर्टेंट कमिटीज़ मैंने ऐड कर दी हैं. ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. जो हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटियाँ बनी थी, कमीशंस बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद. ओके. तो पहली कमेटी देखते हैं, एस.के. धार कमेटी. एस.के. धार कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था? इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हमें रिकमेंड किया था. ठीक है. लेकिन इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट फॉर्मेशन के लिए मना कर दिया था. इन्होंने बोला था लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट नहीं बनेगा. ओके. सेकंड हमारी जो कमेटी बनी थी, जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारामैया जी, इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का बनना मना कर दिया था, स्टेट फॉर्मेशन मना कर दिया था लैंग्वेज बेसिस पे. लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि डेथ ऑफ पोटी सिरामल्लू जी की डेथ हो गई. क्यों, कैसे हो गई डेथ? 56 डेज हंगर स्ट्राइक की थी उन्होंने. लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे ही वो स्टेट बनाने के लिए स्ट्राइक कर रहे थे.
इसी बीच उनकी डेथ हो गई, जिसके प्रेशर में आके गवर्नमेंट को आंध्रा स्टेट बनाना पड़ा। इसके बाद हमारी फजल अली कमेटी आई, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो ये कॉन्सेप्ट है उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। सो आपको आर्टिकल 1 to 4 मैंने क्लियर करा दिया, मैंने कमिटीज़ आपको क्लियर करा दी। इसके बाद लैंग्वेज वाली कमिटीज़ इतनी ही हैं, 3-4 ही कमिटीज़ हैं, 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, तीनों मैंने आपको करा दी हैं। क्वेश्चंस इसके मैं आपको क्विज फॉर्म में करा दूंगी, शॉर्ट्स में डाल दूंगी, आप उनको अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप? नागरिकता की इंपॉर्टेंस क्या होती है? सी, जब आप किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं, आप किसी भी कंट्री के सिटीजन बन जाते हो, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप और रेजिडेंस। आप मान लो आप कुछ दिन के लिए कहीं पर घूमने गए, तो आप वहाँ के रेजिडेंट्स हो गए, तो आप यू कैन यूज़ बेसिक पब्लिक सर्विस लाइक बस, रोड, बट अगर वहाँ पर इलेक्शन हुए देन यू कांट वोट, यू कांट इलेक्ट एंड यू कैन नॉट गेट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ओके, वाइल एज अ सिटीजन आपके पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट है, राइट टू इलेक्ट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का राइट है, ये सारे राइट्स आपके पास होंगे एज अ सिटीजन। आपके पास एज अ सिटीजन आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 एंड 30 है, जो एलियंस को नहीं मिलता है। एलियंस क्या होते हैं? अब एलियंस आर ऑफ 2 टाइप्स, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस वो होते हैं जिनके साथ हमारी कंट्री के अच्छे रिलेशन होते हैं, और एनिमी एलियंस वो होते हैं जो हमारी कंट्री जिनके साथ कन्फ्लिक्ट में चल रही होती है। ओके, तो आर्टिकल 15 देख लेते हैं हम, राइट टू सिटीजन अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो आर्टिकल है ये ओनली सिटीजन्स के लिए है। आर्टिकल 16 इज रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमने सिटीजन्स के लिए दे रखा है, बिकॉज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हम फॉरनर्स को क्यों देंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन है। अब राइट टू स्पीच हम किसी फॉरनर को क्यों देंगे, किसी को हम अपने देश के बारे में बोलने का मौका क्यों देंगे। ओके, राइट टू कल्चरल एंड रिलीजियस राइट, ये भी ओनली सिटीजन के लिए अवेलेबल है। सो दीज आर फ्यू राइट्स जो ओनली सिटीजन के लिए अवेलेबल है। फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन के लिए अवेलेबल होती है, ओनली सिटीजन को फॉलो करनी होती है, उसमें साफ साफ लिखा होता है दैट एवरी सिटीजन शैल। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आगे एक चीज़ और बताती हूँ मैं कि ये जो हमारा सिटीजनशिप है, इस सिटीजनशिप का ना कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लिमिटेड सोर्स दे रखा है। ओके, कैसे? इसमें क्या दिया हुआ है, बिकॉज इन पार्ट 2 फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 द स्टोरी फ्रॉम 15 अगस्त 1947 to 26 जनवरी 1950, सिर्फ यहाँ तक की जो स्टोरी है आर्टिकल 5 to 11 में दी हुई है इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट? क्या समझाना चाह रही हूँ मैं आपको? जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950, आर्टिकल 5 to 11 में सिर्फ वहाँ तक की स्टोरी दी हुई है, किसके लिए? सिटीजनशिप के लिए। उसके बाद का जो भी है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। गॉट इट? उसके बाद का जितना भी कुछ है वो हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा बाय लॉ। ओके, अब हम आर्टिकल 5 शुरू करने से पहले कुछ उसकी बैकग्राउंड स्टोरी देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, जो आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मिली, है ना। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली 1947 में। सिविल वॉर हुआ, जिसको हम पार्टीशन भी बोलते हैं, उसमें कम से कम 15 लाख पीपल डाइड, है ना। किस किस के बीच में हुआ था ये? वेस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल के बीच में हुआ था। सो अगर पार्टीशन ना होता तो सिटीजनशिप वुड बी ईजी। अगर पार्टीशन ना होता सिटीजनशिप वुड बी ईजी। कैसे? जब ब्रिटिशर्स गए और जो हमारा जो सब बचे वो इंडिया बन गया, बट ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिश इंडिया में एक पाकिस्तान बन गया, ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया, है ना। सो आर्टिकल 5 उनको सिटीजनशिप देता है जिनके पास डोमिसाइल है। डोमिसाइल यानी डोम, डोम मतलब घर। आर्टिकल 5 उनको सिटीजनशिप देता है जिनके पास डोमिसाइल है एंड बॉर्न इन इंडिया, और ईदर ऑफ द पेरेंट बॉर्न इन इंडिया। कोई भी या तो मम्मी या पापा इंडिया में बॉर्न हुए हों, वो भी हमारे इंडिया के सिटीजन हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन इंडिया 5 ईयर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 5 साल पहले अगर आप इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंस हैं तो भी आप इंडियन सिटीजन हैं। ओके, आर्टिकल 6 पे अब हम आ जाते हैं। आर्टिकल 6 फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश इंडिया, अभी मैंने बताया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान, है ना। तो एक बाउंड्री कमेटी बनी थी हमारी, एक बाउंड्री कमेटी बनी थी जिसका नाम था रेडक्लिफ कमेटी। रेडक्लिफ कमेटी ने ब्रिटिश इंडिया को 2 पार्ट में, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया। पाकिस्तान ऑल्सो कॉल्ड एज मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी या मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन। ये रीजन जो है वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश, बलूचिस्तान, सिंध, खैरपुर और सिलहट, ये सारे रीजन पाकिस्तान बनेंगे। वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान बने थे, लेकिन अब तो वो बांग्लादेश है। अब हुआ क्या, अनडिवाइड इंडिया से कुछ लोगों को न्यूली मेड पाकिस्तान में जाना था। अनडिवाइडेड इंडिया से कुछ लोगों को न्यूली मेड पाकिस्तान में जाना था और कुछ को इंडिया आना था। अब जो कुछ को इंडिया जो आना था उनके लिए हमने आर्टिकल 6 बनाया, है ना। जिन लोगों को इंडिया वापस आना था उनके लिए हमने आर्टिकल 6 बनाया, बस आपको इतना याद रखना है।
ये जो ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाले इंडिया की, अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है। अब जितने भी आगे बात होगी इंडिया की, वो अनडिवाइडेड इंडिया की ही बात होगी। आर्टिकल 7 पे आ जाते हैं हम। आर्टिकल 7 उनके लिए बनाया गया जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे। पहले इंडिया से पाकिस्तान गए कि जिन्ना जी ने प्रॉमिस किए हैं, बहुत सारे देख के आते हैं कि मज़ा आता है नहीं आता, बट कुछ दिन बाद उनको वापस आना था, उनको नहीं आया मज़ा, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला उन्हें। सो अब इसके लिए एक परमिट सिस्टम बनाया गया, परमिट सिस्टम बनाया गया, ओके। और एक इसके लिए कंडीशन रखी गई कि जो लोग इंडिया से 1 मार्च 1947 के बाद जो माइग्रेट हुए हैं वो इंडिया के सिटीज़न नहीं हैं, ओके। बस आपको इतना इसमें याद रखना है। अब आर्टिकल 8 की तरफ आ जाते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड वन थिंग, उस टाइम जब सिटीजनशिप दी जा रही थी तब कुछ लोग इंडिया से बाहर भी होंगे, जॉब के लिए गए होंगे या बिजनेस के लिए गए होंगे, एजुकेशन के लिए गए होंगे, बाहर होंगे कुछ लोग, क्या पता इंग्लैंड में ही हो, क्या पता कनाडा में हो, क्या पता यूएसए में हो, यूएसए मान लेते हैं हम, है ना। सोचो तो उनके लिए वो अपनी सिटीजनशिप कैसे लेंगे, आप ये सोच के बताओ मुझे, मैं बताती हूँ। सो उनके लिए आर्टिकल 8 लिखा गया क्योंकि ये लोग अदर कंट्री में ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की तरह रह रहे थे, है ना। सो अगर मान लो एक एग्जांपल, मेरा जन्म या फिर मेरे पेरेंट्स का या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में है, अनडिवाइडेड इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट में जो दी गई है, अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। अगर हमारा जन्म इंडिया में हुआ है लेकिन करेंटली हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स हैं आउट ऑफ इंडिया, तो मुझे सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? नथिंग टू वरी, जिस भी कंट्री में आप हो उसकी नियरेस्ट एम्बेसी में चले जाओ, है ना, नियरेस्ट एम्बेसी में चले जाओ या फिर कॉन्सुलेट में चले जाओ, वहाँ अपने नाम रजिस्टर करा लीजिए। आपने अगर अपना नाम रजिस्टर करा लिया आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सो आई थिंक दिस वाज प्लेन एंड सिंपल एंड आपको समझ आ गया होगा। ये था हमारा आर्टिकल 8। सो वी हैव कंप्लीटेड आर्टिकल 5, 6, 7 एंड 8। नाउ आर्टिकल 9 विच इज़ वेरी सिंपल। दिस इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी पर्सन वॉलेंटरीली यानी अपनी सिटीजनशिप खुद ब खुद गिव अप कर देता है तो वो आर्टिकल 9 के अंदर आता है, ठीक है। यही है बस इसमें सिंपल। आर्टिकल 10 का क्या मतलब है? इसमें डिस्क्वालिफिकेशन, जब तक आप कुछ ऐसा नहीं करते कि आपको पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई कर दे तब तक आप सिटीजन हो इंडिया के। आर्टिकल सेज दैट आई टोल्ड यू 15 अगस्त 1947 से 26 जैन 1950 कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है सिटीजनशिप के बारे में, लेकिन उसके बाद हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। हमारा पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट विल हैंडल एवरीथिंग बियॉन्ड दैट। सो वी मेड एन एक्ट कॉल्ड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 फॉर द, ये बहुत बार अमेंड हुआ है, मैं बता देती हूँ। 1957 में अमेंड हुआ, 1985 में, 86 में, 92 में, 93 में, 2003 में, 2005, 2015 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2019, ठीक है। इट प्रिस्क्राइब 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। इसने हमें 5 तरीके बताए कि आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो। बाय बर्थ, जस्ट सॉली मतलब सॉइल, मिट्टी। बाय बर्थ आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो, देख लेते हैं। अगर आप बॉर्न इन इंडिया हो आफ्टर 26 जनवरी 1950 और बिफोर 1 जुलाई 1987 तो आप सिटीजन हो इंडिया के, आपके पेरेंट्स की सिटीजनशिप कोई नहीं पूछेगा। सेकंड कंडीशन है बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987। इसमें कंडीशन है कि आपका या तो मम्मी या पापा कोई एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड कंडीशन है आप इंडिया में बॉर्न हुए हो आफ्टर 3 दिसंबर 2004। आप इंडिया में बॉर्न हुए आफ्टर 3 दिसंबर 2004 तो आपके दोनों पेरेंट्स का सिटीजन होना जरूरी है, पापा का भी और मम्मी का भी, ठीक है। लेकिन जो बोथ पेरेंट्स का सिटीजन हो ये भी हो सकता है, या फिर अगर एक पेरेंट है, मान लो पापा है तो मम्मी माइग्रेंट नहीं होनी चाहिए, मम्मी का माइग्रेंट होना नहीं है। अगर मम्मी है तो पापा माइग्रेंट नहीं हो सकते, ओके। अब सेकंड देख लेते हैं हम, बाय डिसेंट। इसका मतलब होता है कि आप इंडिया से बाहर पैदा हुए हो आफ्टर 26 जनवरी 1950 लेकिन बिफोर 10 दिसंबर 1992। तो इस कंडीशन में आपके फादर का इंडिया का सिटीजन होना मस्ट है, लेकिन ओनली फादर, ठीक है। इसी की सेकंड कंडीशन है आप बाहर पैदा हुए हो, इंडिया से बाहर पैदा हुए हो आउटसाइड इंडिया आफ्टर 3 दिसंबर 2004। तो इसमें क्या होता है कि या तो आपके फादर इंडिया के सिटीजन हो या फिर आपकी मदर सिटीजन हो, प्लस 1 ईयर की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये एक्सटेंडेबल है, इसको थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट ये कंपलसरी है। थर्ड इज़ बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से कैसे आप सिटीजनशिप ले सकते हो? इफ़ नॉट बाय बर्थ या नॉट बाय डिसेंट देन रजिस्ट्रेशन इज़ द थर्ड ऑप्शन। अगर मेरे पेरेंट्स ने अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया था, ऐसे किसी टेरिटरी में जो 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बन गया, एग्जाम्पल लाइक कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा, पुडुचेरी एक्सेट्रा। सो मेरे पास क्या इंडिया ओरिजिन है। इफ़ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यही मैंने अभी बताया, इन सच अदर टेरिटरी विच बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त, तो आप इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब फोर्थ देख लेते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। इसी पे 2019 में इतना हंगामा हुआ था, तो इसको मैं इंटरलिंक करके आपको यहीं पर पढ़ा दूंगी, CAA 2019 वाला। सो नेचुरलाइजेशन से कैसे ले सकते हैं? पर्सन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप इफ ही शी इज एन, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस है 12 ईयर से,
देन बाय नेचुरलाइजेशन वो सिटीजनशिप ले सकता है इंडिया के। तो 2019 में क्या केस था कि इस टाइम पीरियड को कम करके 1.5 ईयर्स कर दिया गया था, और बिफोर 31 दिसंबर 2014 से जितने भी ये कम्युनिटी थे, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियंस और पारसी, इन कम्युनिटी के 31 दिसंबर 2014 से जितने भी माइग्रेंट इंडिया आए हैं उनको 1+5 ईयर के जो टाइम पीरियड से सिटीजन बना दिया जाएगा। फोर्थ है इज़ हमारा इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी अगर इंडिया का पार्ट बनती है, तो इस जो टेरिटरी के लोग हैं वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि सिटीजनशिप मिलेगी कैसे। सिटीजनशिप हम गवा कैसे सकते हैं, यानी हमारी सिटीजनशिप जा कैसे सकती है। ओके, हम अपनी सिटीजनशिप को छोड़ कैसे सकते हैं। पहले तो बाय रिनंसिएशन, मतलब वॉलेंटरी, खुद ब खुद गिव अप कर दो। बाय टर्मिनेशन, अगर आप ऑटोमेटिकली लूज कर देते हो, जैसे मान लो आपने किसी और कंट्री की, यूएसए की सिटीजनशिप ले ली, तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। बाय डेप्रीवेशन, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन को डिप्राइव कर सकती है उसकी सिटीजनशिप से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू लॉस ऑफ सिटीजनशिप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, विच अमंग द फॉलोइंग वुड लीड टू डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय द गवर्नमेंट? फर्स्ट ऑप्शन इज इफ अ सिटीजनशिप इज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ एनी मटीरियल फैक्ट। ठीक है। Second option is if a citizen acquires citizenship of another country by acquiring its passport. ठीक है। If a citizen of full age and capacity make a declaration to such effect. And fourth is all of the above. First option is very clear that अगर कोई भी citizenship आप fraud से ले रहे हो या false representation से ले रहे हो तो आप automatically अपनी citizenship खो दोगे। Okay. Second question is which of the following is not a condition for acquiring the citizenship? Domicile, वो तो है, हमने पढ़ा था। होल्डिंग प्रॉपर्टी अभी देखते हैं, डिसेंट वो भी है, रजिस्ट्रेशन ये भी है। तो नॉट कौन सी कंडीशन नहीं है? ऑप्शन बी, होल्डिंग प्रॉपर्टी। थर्ड क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप? पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 से 11 तक। यहाँ पर हमारा सिटीजनशिप का चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बिलो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू। जय हिंद।